हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर अपना ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट शाखा खाते, शाखा लेखे। देखिए, आधुनिक समय में विक्रय वृद्धि के लिए उत्पादित वस्तु अथवा सेवा को उपभोक्ता तक सरलता से पहुंचाने के लिए बड़ी व्यापारिक संस्थाएं विभिन्न स्थानों पर अपनी शाखाएं खोल देती हैं। ब्रांचेस विभिन्न जगह, अलग अलग जगह पर, सब जगह उपस्थित होना मुश्किल होता है, इसलिए अपने विभिन्न शहरों में विभिन्न स्थानों पर अपनी शाखाएं खोल देती हैं। क्योंकि बड़ी व्यापारिक संस्थाएं होंगी, उनका काम भी बड़ा होगा और उनको सभी जगह अपने माल की सप्लाई करने के लिए अपनी शाखाएं खोल देती हैं। उन सभी पर प्राय समान प्रकार की वस्तु की बिक्री की जाती है तथा उन सभी पर एक प्रधान कार्यालय का नियंत्रण होता है। एक हेड ऑफिस होता है जहाँ पर भी एक फिक्स कर देते हैं, फिर हेड ऑफिस के और फिर वो सब ब्रांचेज होती है, वहाँ पर सभी समान प्रकार की वस्तुओं की बिक्री की जाती है। टाइप्स ऑफ ब्रांचेज, कितने प्रकार की ब्रांचेज होती हैं, किस तरह ब्रांचेज होती हैं, उसमें सबसे नंबर 1 है ए, आश्रित शाखाएँ, या जिनको हम कह सकते हैं पूर्ण लेखे न रखने वाली शाखाएं, जिनको डिपेंडेंट ब्रांचेस बोलते हैं। आश्रित शाखाएं होती हैं, ये अपनी बुक्स में पूर्ण लेखे नहीं रखती हैं और हेड ऑफिस की बुक्स में ही इनका ज़्यादा लेखा रखा जाता है। और बी होती है स्वतंत्र शाखाएं। स्वतंत्र शाखाएं जो इंडिपेंडेंट ब्रांच, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, और पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाएं, ये शाखाएं वैसी होती हैं जो अपने बुक्स में पूर्ण लेखा माल का रखती है। तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे अलग अलग कि पहले आश्रित शाखाओं में किस तरह एंट्रीज होती हैं, किस तरह कौन कौन सी पद्धतियों से इसमें लेखा रखा जाता है, और इसी तरह स्वतंत्र शाखाओं में। उससे पहले डिपार्टमेंटल ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच की विशेषताएं। डिपेंडेंट ब्रांच जो होती हैं, ये आश्रित शाखाएं, इनकी विशेषताएं जो हैं उनमें नंबर 1 है, इन शाखाओं को सारा माल प्रधान कार्यालय द्वारा ही भेजा जाता है। मतलब जितना भी इनको माल बेचना है, सारा माल हेड ऑफिस ही इनको भेजेगा। नंबर 2, शाखा के सभी खर्चे प्रधान कार्यालय द्वारा कैश या चेक द्वारा भुगतान किए जाते हैं। मतलब जो शाखा में, उस ब्रांच में जितने भी खर्चे होंगे, जो भी उस व्यापार को चलाने से संबंधित खर्चे हैं, उन सभी खर्चों का हेड ऑफिस ही या तो कैश से पेमेंट करेगा या चेक से पेमेंट करेगा। नंबर 3 है, माल की बिक्री प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित मूल्य पर होती है। माल की जो सेल्स होगी, बिक्री होगी, वो जो हेड ऑफिस जो डिसाइड कर देगा उसी आधार पर होगी। फिर नेक्स्ट नंबर 4, फुटकर व्ययों के लिए प्रधान कार्यालय सभी शाखाओं को फुटकर, रोकड़, पेटी, कैश भेजती है। फुटकर व्यय, ये छोटे मोटे और भी खर्चे बहुत होते हैं, तो वो छोटे मोटे खर्चों के लिए हेड ऑफिस एक अलग से अमाउंट भेजती है और शाखाओं को उसमें से किए जाते हैं। तो फुटकर व्ययों के लिए प्रधान कार्यालय सभी शाखाओं को फुटकर, रोकड़, मतलब पेटी कैश उसको बोलते हैं, वो भेजती है। फिर नेक्स्ट विशेषताओं में है इसकी, शाखा द्वारा संपूर्ण विक्रय की राशि प्रधान कार्यालय के खाते में जमा कर दी जाती है। जितना भी विक्रय होगा शाखा में, वो सारी की सारी राशि प्रधान कार्यालय की बुक्स में एक मतलब के खाते में जमा करा दी जाएगी। फिर नेक्स्ट, शाखाओं को कैश और क्रेडिट बेचने का अधिकार होता है। ऑब्लिक नहीं है ये, कैश एंड क्रेडिट है ये, कैश एंड क्रेडिट। शाखाओं को उधार भी बेच सकती हैं शाखाएं, और नगद भी बेचने का अधिकार होता है। दोनों तरीके से वो माल को अपने को बेच सकती है। तो ये है आश्रित शाखाएं, जो डिपेंडेंट ब्रांचेज हैं, उनकी ये विशेषताएं होती हैं। ये शाखाएं अपनी यहाँ कोई खाते नहीं बनाती, इनके खाते प्रधान कार्यालय द्वारा ही बनाए जाते हैं। मतलब जो हेड ऑफिस है वो ही इनके पूरे खाते बनाते हैं। शाखाएं केवल अपनी याददाश्त के लिए कैश बुक, सेल्स बुक, स्टॉक बुक रख सकती है। मतलब अपनी याददाश्त के लिए, जैसे अपन कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये शाखाएं अपने यहाँ कोई खाते नहीं बनाती, तो अगर आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि जब ये कोई खाते नहीं बनाती है, तो ये अपना हिसाब किताब या माल का विक्रय और माल आया जो उसका लेखा कहाँ रखती है, कैसे करती है, माल का विक्रय करेगी तो किस तरह हेड ऑफिस को क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। इसके लिए ये क्या करती हैं कि ये केवल अपनी याददाश्त के लिए कैश बुक रख लेती है, सेल्स बुक रख लेती है और स्टॉक बुक रख लेती है कि इतना कैश आया, इतना माल बिका और इतना स्टॉक अभी है या कम है या ज़्यादा है या और मंगाना है, क्या है। किसी प्रकार की जनरल एंट्रीज व अकाउंट नहीं रखती। इसमें कोई देयर इज़ नो डबल एंट्री सिस्टम। इसमें कोई भी वो डबल एंट्री सिस्टम से ना तो कोई एंट्री रखेगी, ना ही कोई अकाउंट्स रखेंगे, ना कोई जनरल होगा, ना कुछ होगा।
अब आता है बात इसमें कि अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स, हेड ऑफिस में जो इनके संबंधित लेखे रखे जाते हैं वो किस तरह होते हैं। तो उसके लिए प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसी भी एक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जो हेड ऑफिस जो इनसे संबंधित बुक्स रखेगी, शाखाओं से संबंधित, उनके लिए ये कह रहा है कि ये इतनी तरह की विधियां हैं, 4 प्रकार की पद्धतियां हैं, उन 4 पद्धतियों में से किसी भी एक पद्धति के आधार पर वो इसके शाखाओं से संबंधित लेखे रख सकती है। जिसमें नंबर 1 आता है शाखा देनदार पद्धति, जिसको शाखा अवास्तविक खाता विधि भी कहते हैं, ब्रांच डेटर्स मेथड, और वी कैन से ब्रांच नॉमिनल अकाउंट मेथड। ज़्यादातर अपन उसको क्या कहते हैं, ब्रांच डेटर्स मेथड ही बोलते हैं इसको। फिर नंबर 2 विधि है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, स्टॉक व देनदार विधि, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। नंबर 3 है अंतिम खाता विधि, शाखा व्यक्तिगत खाता विधि भी बोलते हैं इसको, लेकिन फाइनल अकाउंट मेथड, मतलब उसको फाइनल अकाउंट मेथड बोलते हैं, ब्रांच पर्सनल अकाउंट मेथड भी बोलते हैं। थोक मूल्य विधि, शाखा व्यक्तिगत खाता विधि, मतलब होलसेल प्राइस या ब्रांच पर्सनल अकाउंट मेथड। ये 4 मेथड है। मतलब इन 4 मेथड में से किसी भी एक तरीके के द्वारा वो हेड ऑफिस इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए इनको रख सकती है। अब नेक्स्ट आता है अपने कि ब्रांच एंड डेटर्स मेथड। सबसे पहले जो पहली विधि जो अपन बात कर रहे हैं, इस विधि की बात कर रहे हैं। इस विधि के अंतर्गत हेड ऑफिस की बुक्स में मुख्य रूप से एक ही खाता ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है। बस एक ही खाता बनाते हैं, ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस अगर ये पद्धति रखेगी ब्रांच डेटर्स मेथड, तो इस विधि के अंतर्गत हेड ऑफिस की बुक्स में मुख्य रूप से एक ही खाता ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है। अन्य सभी खाते ब्रांच अकाउंट में की जाने वाली एंट्रीज के आधार पर बनाए जाते हैं। मतलब ब्रांच अकाउंट में जो इससे इफेक्टेड अकाउंट्स होंगे उनसे रिलेटेड खाते वो अपने आप उस हिसाब से बनेंगे। तो ये एक इसका परफॉर्मा मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि प्रधान कार्यालय के पुस्तकों में जो शाखा खाता खोला जाएगा उसका प्रारूप या उसका परफॉर्मा कैसा होगा। जिसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है डेबिट साइड में ब्रांच स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो ब्रांच के पास में होगा, जो माल पड़ा होगा वो लिखा जाएगा। ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ओपनिंग पेटी कैश अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि हेड ऑफिस इन आश्रित शाखाओं को फुटकर व्ययों के लिए अलग से कैश भेजती है, जिसको पेटी कैश बोलते हैं। तो अगर पेटी कैश का कोई बैलेंस बचा हुआ है तो वो भी शुरू में यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स ओपनिंग, ब्रांच की जो स्थायी संपत्तियाँ हैं वो भी सब ब्रांच में जितनी भी, क्योंकि हेड ऑफिस ने भेजी होगी, वो जितनी भी स्थायी संपत्तियां वहाँ पर एस्टैब्लिश की होगी वो हेड ऑफिस ने की होगी, तो उस ब्रांच अकाउंट में आएगा कि ब्रांच के फिक्स्ड एसेट्स ये है। और ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ओपनिंग में कितने देनदार, ब्रांच डेटर्स का मतलब ब्रांच के कितने देनदार हैं, इन्होंने उधार माल बेचा होगा तो उसके हिसाब से। फिर ब्रांच फर्नीचर, जैसे ये फिक्स्ड एसेट्स है वैसे ही फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस अगर कोई हो तो वो। फिर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जब माल भेजा जाएगा ब्रांच को तो जनरल एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो ये गुड्स सेंड टू ब्रांच अपने आप ही ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। टू बैंक अकाउंट ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस। टू बैंक अकाउंट का मतलब ये है कि जब ब्रांच के जो संबंधित रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, जब हेड ऑफिस पेमेंट करेगा तो वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये अपनी नरेशन में लिखेगा कि ये ब्रांच के इतने इतने एक्सपेंसेस मैंने पेड किए हैं। तो अपने आप ही ब्रांच अकाउंट के डेबिट में ये बैंक टू बैंक के नाम से आएंगे खर्चे। टू कैश, कैश रेमिटेंस फॉर पेटी एक्सपेंसेस। मान लीजिए कि उन्होंने ये तो मान लीजिए चेक के माध्यम से किए तो बैंक अकाउंट आ गया, वैसे कैश के माध्यम से भी करेंगे तो भी कैश अकाउंट आ जाएगा। लेकिन ये एक अलग बात है कि टू कैश रेमिटेंस फॉर पेटी एक्सपेंसेस। मान लीजिए पेटी एक्सपेंसेस पहले का ओपनिंग स्टॉक इतना था और इतने खर्चे मान लीजिए और हो गए या और हो जाएंगे, जब हेड ऑफिस को ये अंदाज होता है कि थोड़े पेटी कैश जो फुटकर व्यय हैं उनके लिए खर्चा पैसा कम पड़ेगा तो बीच में भी भेज सकते हैं। तो अगर और आया तो वो भी लिख दिया जाएगा यहाँ पर डेबिट साइड में। ये सब ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, सबसे पहला आएगा बाई कैश और बैंक, जिसमें कैश सेल्स अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। एक तो कैश सेल्स का अमाउंट आएगा, क्योंकि जब हमने माल भेजा जिसने, वो जब यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसको बेचेंगे तो उसका पैसा जो आएगा वो बाई कैश के नाम से आएगा या बाई बैंक के नाम से, और वो कैश
सेल्स होगा। और अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, जब डेटर्स जो देनदार हैं जिनको पहले उधार माल बेचा गया था उनसे जो कोई अमाउंट अगर रिसीव्ड हुआ है तो वो भी इसमें यहाँ आ जाएगा। बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच का मतलब इसका जस्ट अपोजिट है कि टू गुड्स सेंड टू ब्रांच जो होता है, जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा तब तो इधर आएगा। ब्रांच ने मान लीजिए किसी कारण से कुछ माल लौटा दिया तो वो ये इधर है, ये रिटर्न टू हेड ऑफिस बाई द ब्रांच है, हो सकता है। बाई ब्रांच स्टॉक, अब ये सब क्लोजिंग आएंगे। जो ओपनिंग इधर आए, स्टॉक, पेटी कैश, फिक्स्ड असेट्स, डेटर्स, फर्नीचर, वो सब यहाँ पर क्लोजिंग के यहाँ पर आएंगे। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच पेटी कैश, ब्रांच फिक्स्ड असेट्स, है ना, और ब्रांच डेटर्स, ये सब इधर आ जाएंगे। अब इन दोनों में जो भी बैलेंसिंग फिगर में होगा वो प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। तो आपको सबको पता है ये तो कि ब्रांच अकाउंट है, इसमें ये कैश वगैरह इधर आए हैं, तो अगर इधर का टोटल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा जो ट्रांसफ़र हो जाएगा P&L अकाउंट में, और इधर का टोटल ज़्यादा होगा तो इधर हो जाएगा लॉस, उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब आगे देखिए, ब्रांच अकाउंट में केवल उन मदों को लिखा जाता है जो हेड ऑफिस और ब्रांच से संबंधित है। यहाँ पर आपने देखा होगा इसमें ब्रांच अकाउंट में जितने भी ये डेबिट और क्रेडिट में जो मदें आई हैं, जो आइटम्स आए हैं या जो अकाउंट्स अफेक्टेड हैं, वो सब वही हैं जो उन मदों को लिखा जाता है जो हेड ऑफिस और ब्रांच से संबंधित है। निम्न को शाखा खाते में नहीं लिखाते। कौन कौन से निम्न, जैसे देखिए ये एक तो क्रेडिट सेल्स, मान लीजिए क्रेडिट सेल्स शाखा ने की है तो हेड ऑफिस को तो मालूम ही नहीं है ना कि उसने कितनी क्रेडिट सेल्स की है, तो वो नहीं दिखाया जाएगा। सेल्स रिटर्न, बैड डेब्ट्स, मान लीजिए उसने जो क्रेडिट सेल्स होगा, हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि आउट ऑफ देम सम अमाउंट अगर बैड डेब्ट्स हो जाए, कुछ नहीं मिले तो वो। कैश डिस्काउंट, जब उधार माल बेचेंगे उनको कैश डिस्काउंट मान लीजिए कभी दिया। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, मान लीजिए कोई स्पेशली कोई अलग से कोई छोटा मोटा खर्चा है जिसको कि ब्रांच ने डायरेक्ट पेड कर दिया है। और डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस में घटा देते हैं वैसे तो यहाँ पर, लेकिन डेप्रिसिएशन यहाँ पर दिखाते नहीं है। और डायरेक्टली यहाँ पर देखो, जब अपन क्लोजिंग बैलेंस फिक्स एसेट्स का लिखेंगे तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जब ओपनिंग बैलेंस जब फिक्स एसेट्स का होता है और क्लोजिंग में लिखा जाता है तो क्लोजिंग आफ्टर डेप्रिसिएशन ही होता है वो। तो ये चीज़ें इसमें नहीं दिखाई जाती। अब आती है बात कि यदि प्रधान कार्यालय द्वारा शाखाओं को माल बीजक मूल्य पर भेजा जाता है, यहाँ पर जो बात चल रही है ये सब कॉस्ट प्राइस पर है। देखिए आप यहाँ पर कि गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट लिखा हुआ है, एट कॉस्ट, लागत मूल्य पर। यदि प्रधान कार्यालय द्वारा शाखाओं को माल बीजक मूल्य पर भेजा जाए, बीजक मूल्य का मतलब क्या होता है? इनवॉइस प्राइस। बीजक मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर उसमें कुछ हिस्सा प्रॉफिट का जोड़कर कॉस्ट में भेजा जाता है तो उसको वो प्राइस हो जाता है, इनवॉइस प्राइस बोल देते हैं उसको। तो भेजा जाता है तो ये कुछ आइटम्स होते हैं जिनमें इफेक्ट आता है कि ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि जब बीजक मूल्य पर माल भेजा जाता है तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों में लाभ जुड़ा हुआ हो सकता है, होगा, हो नहीं सकता है। अगर जब इनवॉइस प्राइस पर माल भेजा जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक के अमाउंट में और क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट में लाभ जरूर जुड़ा हुआ होगा। इसी तरह गुड्स सेंड टू ब्रांच में और रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम ब्रांच, इन दोनों में भी होगा। तो ये चारों चीज़ें गुड्स से रिलेटेड हैं। तो इन चारों ही आइटम में अगर बीजक मूल्य पर हेड ऑफिस माल भेजता है तो इसमें लाभ का हिस्सा जुड़ा होता है। जब लाभ का हिस्सा इसमें जुड़ा होता है तो हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए कॉस्ट प्राइस पर लाने के लिए, क्योंकि हमें एंट्रीज कॉस्ट प्राइस पे करनी है, कॉस्ट प्राइस पर लाने के लिए चारों के लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती है। इन चारों के लिए जो विपरीत पक्ष में एडजस्टमेंट के नाम से सम्मिलित लाभ की राशि से की जाती है। एडजस्टमेंट के नाम से की जाती है मतलब जैसे अगर ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखते हैं, अब इसमें जो प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा? बाई ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में होता है तो डेबिट में लिखा जाएगा टू क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना हिस्सा? जो लाभ का हिस्सा है। जब लाभ का हिस्सा विपरीत साइड में आ जाएगा सबके, जैसे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये डेबिट में लिखा जाता है। इसमें जो लाभ का हिस्सा होगा उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जब लाभ का हिस्सा एक दूसरे के विपरीत में चला जाता है तब जो अकाउंट में जो पैसा इफेक्ट आता है इस अकाउंट में वो केवल कॉस्ट प्राइस ही रह जाती है, क्योंकि जो लाभ का हिस्सा था वो तो एक दूसरे के विपरीत साइड में चला गया ना। तो विपरीत साइड में चला गया तो डेबिट का क्रेडिट में चला गया, क्रेडिट का डेबिट में चला गया, तो ये बराबर हो गया, बात कॉस्ट प्राइस पे आ गया। तो ये है पहली विधि जो कि एक हेड ऑफिस जब आश्रित शाखाओं
का जो हिसाब रखती है उसमें पहला मेथड यही है, स्टॉक एंड ये ब्रांच डेटर्स मेथड। इसमें बहुत सिंपल है ये, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे।